बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका है ऑटम 23 का, जो लास्ट अटैम्प्ट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन नोट्स बनाने के लिए आया पीपीई के और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के। ठीक होगी बात। बहुत आसान सा सवाल था और 17 मार्क्स था और बच्चों ने ये अच्छे मार्क्स किए, स्कोर किए। इसका मतलब है अब आपने जर्नल एंट्रीज को भी थोड़ा फोकस करके जाना है और लेजर्स बनाने भी आपको आने चाहिए। अब क्वेश्चन में यह है कि 1 जनवरी 22 को आपको डाटा गिवन है इक्विपमेंट का, ऑफिस बिल्डिंग का, उसका कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन बता दी गई, डेप्रिसिएशन मेथड बता दिया गया, रेट, लाइफ और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बता दिया गया। उसके बाद लिखा हुआ जी रिमेनिंग लाइफ जो आपके पास है ना, वो है एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। ये इसके बारे में बताया गया जिसके ऊपर छोटा सा स्टार बना हुआ है। फिर लिखा हुआ एज एट 1 जनवरी 22 द रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग। आपके पास पहले से सरप्लस भी अवेलेबल है। However, December 22, due to slump in the market, the building was again revalued by the independent valuer और उसकी वैल्यू होगी 156 मिलियन। ओके होगी बात। ये एक सवाल है, समझो आपका। फिर दूसरा पार्ट है 1 जनवरी 22, 1 जुलाई 22 a new equipment was acquired by making payment of 50 million to the supplier। तो 1 जुलाई 22 को नया एक इक्विपमेंट खरीदा है आपने जिसकी पेमेंट की है 50 मिलियन और वो एक्सचेंज किया है ऐसे एसेट्स के साथ जिसकी फेयर वैल्यू 60 मिलियन है और नए एसेट की फेयर वैल्यू 105 मिलियन है और जो पुराना एसेट है उसकी जो कॉस्ट है 1 जुलाई 2019 को वो 80 मिलियन है। ये एक्सचेंज का केस आ गया हमारे पास सामने। तीसरे नंबर पर वो कहता है कि 1 जनवरी 22 को टीएल ने कंप्लीट किया कंस्ट्रक्शन वेयर उसकी 55 मिलियन के अंदर, जिसको उसने बनाया था कस्टमर को सेल करने के लिए। मतलब इन्वेंट्री था, कस्टमर को सेल करना है ना। लेकिन बाद में क्या किया कि वेयर हाउस को आपने रेंट पे दे दिया और जब रेंट पे दे दिया तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया और दिया किस डेट को, 1 अप्रैल 2022 को। द फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस एट वेरियस डेट इज 65 मिलियन 1 जनवरी 22 को, 1 अप्रैल को और 1 दिसंबर को। अदर इन्फॉर्मेशन में वो लिखा हुआ है द टीआर रिवैल्यूएशन यूजिंग द नेट रिप्लेसमेंट मेथड एंड ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल। ये आपको पता है कि एक्सेस डेप्शन की एंट्री पास करनी होती है और फेयर वैल्यू मॉडल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। कहता है नोट्स बनाए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। कंपैरेटिव फिगर और कॉलम आर, टोटल कॉलम आर नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर होगी बात। चलें जी, अब हम 1 बाय 1 इसको हल करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ ना कि आपने जब भी नोट्स का सवाल है ना IAS 16 का, तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे आपने करनी है। सबसे पहले तो हम नाम लिखेंगे कंपनी का, जो भी नाम गिवन है। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, notes to the financial statement, for the year ended 31 दिसंबर 22। इस सवाल के अंदर हमारे पास दो एसेट्स हैं। तो पहले तो हम नंबर 1, हमारे नोट्स किसके ऊपर है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके की बात। तो इसमें सबसे पहले आपने वो स्केड्यूल ही बनाना है फिक्स्ड एसेट्स का। पहले हम कॉस्ट की बात करते हैं।
और एसेट्स जितने भी हैं हमने नाम लिख लेने, एक इक्विपमेंट है और एक ऑफिस बिल्डिंग है। इक्विपमेंट, ऑफिस बिल्डिंग, रुपीज इन मिलियन। हाँ जी, सबसे पहले आपको पता है कि हमने लिखना है इसका ब्रॉडाउन, बैलेंस एट 1/1/2022। अगर वो कंपैरेटिव कहता तो 2021 से स्टार्ट करते, बट उसने कंपैरेटिव से मना किया है तो हमने अपने साल का डाटा लिखना है। फिर उसके बाद हमने एडिशन लिखना है जनाब, डिस्पोजल लिखना है अगर एसेट बेचा है तो। फिर हमने जनाब लिखना है अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट या एलिमिनेशन। आप रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट की जगह एलिमिनेशन भी लिख सकते हैं। फिर रिवैल्यूएशन, अगर कोई एसेट ट्रांसफ़र किया है एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में तो वो भी। और उसके बाद फिर आपने लिखना है बैलेंस एट 31 दिसंबर 22। ये आपके तकरीबन, इससे ज़्यादा तो नहीं आते लेकिन इससे कम हो सकते हैं। जैसे अगर ट्रांसफ़र नहीं किया इस सवाल के अंदर जैसे, तो ट्रांसफ़र का कॉलम नहीं आएगा, इसका यानी हेडिंग नहीं आएगी, बाकी हेडिंग ऑलमोस्ट आती है। फिर इसके बाद हम बनाएंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर सबसे पहले हम उसी तरह लिखेंगे बैलेंस एट 1/1/2022। फिर लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। फिर लिखेंगे जनाब रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, ये वो एक्सेस डेप्रिसिएशन की बात होती है, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट या एलिमिनेशन भी आप लिख सकते हो। फिर यहां पर आप लिखते हो डिस्पोजल है तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और अगर सवाल के अंदर फॉर द ईयर इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है तो वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन इस सवाल के अंदर नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम लिखेंगे बैलेंस एट 31 दिसंबर 22। ये वो चीज़ें हैं कि आपने एक दफ़ा फ्रेम लिख लिया तो फ्रेम लिखने के बाद आपको उसके अंदर चीज़ें पुट करना आसान हो जाती है। फिर इसके बाद आपने करना क्या होता है, इसके बाद आपने लिखना है नेट बुक वैल्यू एट 31 दिसंबर 22। आप चाहे तो 1/1/22 और 31 दिसंबर 22 दोनों की लिख लें, या मिनिमम आपने क्लोजिंग बुक वैल्यू तो लिखनी होती है। फिर उसके बाद आपने लिखना होता है 1.1, वो 1 हेडिंग दी थी ना। 1.1 में आपने क्या लिखना है, मेजरमेंट बेस। फिर आपने लिखना है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर आपने लिखना है रेट या यूजफुल लाइफ। फिर आपने लिखना है 1.2 और उसमें क्या लिखना है, ऑफिस बिल्डिंग रीवैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर एट 31 दिसंबर 2022। फिर 1.3 में आपने लिख देना है नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एट कॉस्ट मॉडल।
फिर आपने लिखना है मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। लो मेरे भाई, ये वो मिनिमम चीज़ें हैं जो आपके पेपर में लिखनी पड़ती ही हैं, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। अब आप कैलकुलेशन करते जाओगे और आप पुट करते जाओगे और आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको पहले से ही पता है, वो आप पहले से लिख लें। कुछ चीज़ें आपको बाद में कैलकुलेशन से आएगी, वो कैलकुलेशन करके लिख लें। जैसा कि मेजरमेंट बेस इक्विपमेंट का क्या है, कॉस्ट मॉडल, और ऑफिस बिल्डिंग का है रीवैल्यूएशन मॉडल। फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी बताए हुए हैं, आपने सामने रखे सवाल। इक्विपमेंट का कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और ऑफिस बिल्डिंग का क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। रेट आपको गिवन है जनाब 20% और उसकी लाइफ है 10 साल। 20% और लाइफ है इसकी 10 ईयर्स। ओके की बात, यानी वो चीज़ें जो हमें पहले से ही पता है वो हमने लिख ली। अब हम सवाल करते हैं वन बाय वन। पहले ऑफिस बिल्डिंग को पूरा कर लेते हैं, फिर हम इक्विपमेंट को पूरा करेंगे। तो ऑफिस बिल्डिंग के बारे में आइएगा ज़रा, ये पहला पॉइंट यहाँ तक ये ऑफिस बिल्डिंग है। हाँ जी जनाब, तो हमारे पास ऑफिस बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो 280 मिलियन है और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 56 मिलियन है। लाइफ है 10 साल। तो जनाब यहाँ पर आप बैलेंस लिख देंगे 280 और 56, 280 मिलियन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस लिखेंगे 56। इसका कोई एडिशन और डिस्पोजल तो है नहीं, बट रीवैल्यूएशन है, तो हम वर्किंग कर लेते हैं रीवैल्यूएशन की। आ जाए जनाब। और मैं आपको एंट्रीज भी बताऊंगा कि हो सकता है पेपर में एंट्रीज पास करनी आ जाए। हाँ जी, आपके पास एक एसेट 280 मिलियन का है और उस लास्ट टाइम जो उसकी रीवैल्यूएशन हुई थी उसके बाद उसकी लाइफ 10 साल है। इसका मतलब ये हुआ 280 मिलियन को अगर हम 10 पे डिवाइड करें तो 28 आता है। एक साल की डेप्रिसिएशन 28 है, तो 56 कितने सालों की डेप्रिसिएशन होगी, 2 सालों की। मतलब आज से 2 साल पहले हमने एसेट रिवैल्यू किया था और वो उसकी जो सरप्लस पड़ा है 2 साल बाद गुजरने के बाद भी 32 मिलियन का अवेलेबल है। तो जनाब आ जाए ज़रा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट और रिवैल्यूएशन सरप्लस या OCI। 1122 को एसेट आपका 280 मिलियन का पड़ा हुआ है और 56 उसकी डेप्रिसिएशन है। बुक वैल्यू कितनी आ गई जनाब, 280 माइनस 56, 224 और 32 इसका सरप्लस पहले से मौजूद है। 31 दिसंबर को आपने एसेट को रिवैल्यू किया, लेकिन रिवैल्यू करने से पहले आपने उसको डेप्रिशिएट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। कैसे, क्यों? क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन तो वही आएगी, या रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो इसको 8 पे, या इसको 10 पे डिवाइड कर दो, एक ही बात है। और अगर इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो इसको भी 8 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारी एक्सेस डेप्रिसिएशन आ जाएगी। हाँ जी, 224 में से 28 माइनस किया तो 196 और 32 में से 4 माइनस किया तो 28। ये एसेट आपका हो गया रीवैल्यू। 196 वाला एसेट हो गया 156 का लिखा हुआ है। इसका मतलब है 40 से आपका एसेट लॉस में चला गया, डाउन
वर्ड रीवैल्यूएशन होगी, जिसमें 28 आपका पहले सरप्लस पड़ा था और 12 से आपका मजीद लॉस आया। अगर कोई आपसे इसकी जर्नल एंट्री पूछ लेता है कि भाई साहब मुझे ना 2022 के साल की एंट्रीज पास करके दें, तो भाई साहब पहले हम एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 28 से, फिर एंट्री पास करेंगे OCI टू रिटेन अर्निंग 4 से, फिर हम एंट्री पास करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू PPE या ऑफिस बिल्डिंग कितने से, 56 पहले है और 28 की डेप्रिसिएशन अब आ गई 84 से, और उसके बाद हमारी एंट्री पास हो जाएगी जनाब OCI डेबिट जो पड़ा हुआ है 28, SPL डेबिट 12 और PPE क्रेडिट 40। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा ऑफिस बिल्डिंग वाला कॉलम पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस अब आप इसको पुट करें, हमारा आंसर आ जाएगा। आ जाए जी, ये कैलकुलेशन अपने सामने रखें और पुट करते जाएं। रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट का मतलब यह है कि जो आपने एसेट को क्रेडिट किया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट, फिर रीवैल्यूएशन की वजह से हमारा एसेट 40 से क्रेडिट हो गया, ट्रांसफर कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 156। और अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे चलते हो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आपने 28 की, रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट 84, डिस्पोजल और इंपेयरमेंट इसका है ही नहीं, सॉरी ये ऐड होगी क्योंकि ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, ये माइनस हो जाएगी। लाओ मेरे भाई, और आपको पता है कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 आती है। अब नेटबुक वैल्यू अगर लिखनी है तो लिख ले, 156 में से 0 माइनस किया तो आपके पास नेट बुक वैल्यू भी आ गई। और अगर सवाल इसका पूरा करना चाहते हो तो एंड पे जो इसकी चीज़ें हैं वो भी लिख दो, ताकि वापस हमें इस पे ना पड़े। कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी जनाब, 156 प्लस 12, वो पता है ना 168। क्या बुक वैल्यू के अंदर अगर सरप्लस पड़ा हो तो माइनस कर देते हैं, लॉस आ जाए तो प्लस करके लिखते हैं। वो जो नेट कैरिंग अमाउंट अगर कॉस्ट मॉडल पे हो है, और मूवमेंट इन सरप्लस लिखनी है तो 1122 को हमारे पास 32 मिलियन का पड़ा था, फिर हमने रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट की, ये ब्रॉड ऑन रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, ये वो एक्सेस डेप्रिसिएशन जिसे आप कहते हो 4, और फिर जब रीवैल्यू किया एसेट फॉर द ईयर तो 28। 31 दिसंबर 22 को आपका जो कैरिड ऑन था वो 0 था। लो मेरे भाई, ये आपका सवाल पूरा हो गया, मतलब ऑफिस बिल्डिंग से रिलेटेड। अब आ जाए इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का ब्रॉड ऑन हमारे पास कितना है, 360 और 110 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 50 मिलियन और 60 मिलियन को प्लस करेंगे तो न्यू एसेट हमारा डेबिट होगा, क्योंकि अगर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड और न्यू गिवन हो और लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस ना हो तो हम ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश लेते हैं। गॉट इट? लो जी, तो ब्रॉड ऑन हमारा आ गया 360, एडिशन आ गया 110, डिस्पोजल है 80, इसका रीवैल्यूएशन ट्रांसफर कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास इसका कैरिड ऑन आ गया 390। गॉट इट?
इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन का ब्रॉड ऑन 110 गिवन है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हम वर्किंग करके फाइंड कर लेते हैं, तो हमारा ये सवाल हो जाएगा। आ जाए जनाब, इसकी वर्किंग करके आते हैं। और इसकी मैं एंट्रीज भी बताता हूँ आपको। इसकी एंट्री पास होगी जनाब, न्यू इक्विपमेंट डेबिट कितनी अमाउंट से भला, 110 से। ओल्ड इक्विपमेंट क्रेडिट 80 से। कैश जो हमने पे किया 50 से। ओल्ड एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्शन फाइंड करके यहां पर लिख देना, और जो डिफरेंस आएगा या तो वो इस साइड पर आ जाएगा एसपीएल, या इस साइड पर आएगा। जिस साइड पर भी डिफरेंस आए वहां पर हमने लिख देना है। लो जी, तो आए जरा डेप्शन की वर्किंग कर लेते हैं, जो कि सबको ही पता है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 22, 1122 को ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल। ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू है 360 में से 110 माइनस कर दें, 250 माइनस जो एसेट हमने बेचा है 80 मिलियन वाला, उसकी बुक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बुक वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस आर टी इंटू 1 माइनस आर की पावर टी। सवाल अपने सामने रखें। तो ये 1 जुलाई 2019 को खरीदा था और 1 जुलाई 2022 को, और हमारा ईयर एंड दिसंबर है। हाँ जी, तो क्या हुआ, बुक वैल्यू 80 मिलियन, सॉरी कॉस्ट 1 माइनस 0.20 मल्टीप्लाइड बाई 6/12 और 1 माइनस 0.20 की पावर 2। तो बताइएगा जरा कितना आंसर आ गया। 1 माइनस 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 6/12 इनटू 1 माइनस 0.20, कितनी वैल्यू आ गई, 46.08। हाँ जी जनाब, 46.08 मल्टीप्लाइड बाय 20%, और ये तो आता है ना। कितनी डेप्शन आ गई जरा, 40.784, 40.784। फिर डिस्पोजल की डेप्शन ले लें जनाब, 46.08 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 46.08 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 4.608। डिस्पोजल के बाद एडिशन तो 110 का हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 11। लो मेरे भाई, ये आपकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई, 40.784 प्लस 4.608 प्लस 11, कितनी डेप्शन आ गई, 56.4 कर लेते हैं। और अगर आपसे डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई पूछ ले तो क्या करेंगे, 80 में से 46.08 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आएगी साल के शुरू तक 33.92, और इसमें इस साल की डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे 62 कर लेते हैं, 4.62 प्लस कर दें तो ये हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी 38.54। क्लियर होगी बात। लो जी,
पुट कर दें बस। अगर एंट्री पूरी करनी है तो यहाँ पर आ जाएगा 38.54 और आप गेन या लॉस फाइंड कर लें। 110 प्लस 38.54 माइनस 130, 18.54 आपका लॉस आ गया। या गेन आ रहा है? गेन आ रहा है 18.54, लेकिन गेन लिखना नहीं होता डिस्क्लोजर के अंदर। एंड जनाब ये वैल्यू पुट कर देते हैं। कौन कौन सी वैल्यू हमने जाकर पुट करनी है? एक डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और एक जो एसेट बेचा है उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चलें जी, सवाल हमारा हल हो गया। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गया 56.4 और डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन आ गई 38.54। हाँ जी, बैलेंस आ गया इसका 110 में प्लस कर दो 56.4 और माइनस कर दो 38.54, तो 127.86 ये हमारा एक्यूमुलेटेड ऑप्शन आ गया। तो नेट बुक वैल्यू कितनी आएगी? इस 390 में से ये माइनस कर देंगे, तो 262.14। लो मेरे भाई, ये हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डिस्क्लोजर पूरे हो गए। बाकी चीज़ें सारी हम लिख चुके हैं। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो कि बहुत आसान है। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाँ जी जनाब, रुपीज़ एंड मिलियन। अच्छा, अगर इसका ना हो मेथड कॉस्ट मॉडल तो फिर तो वही तरीका जो पीपीई का है, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल हो तो मैं आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले आप लिखा करो ब्रॉड ऑन, फिर लिखा करो कि अगर कोई ट्रांसफ़र या एडिशन वगैरह है तो वो, फिर लिखा करो फेयर वैल्यू गेन है या लॉस है उस साल का, और कैरी डाउन। और फिर 2.1 में क्या लिखना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो किस पे, आप मेजरमेंट बेस क्या है, मेजरमेंट बेस, इसमें क्या है फेयर वैल्यू मॉडल। और 2.2 में लिखा करो रेंटल इनकम अगर है तो उस साल की। हाँ जी, ये सवाल के अंदर आपको 8 मिलियन एनुअल रेंट है, लेकिन मिलना किस डेट से है? 1 अप्रैल 22 को, और हमने इसकी फेयर वैल्यू भी उसी दिन की लेनी है। ओके की बात? तो आ जाए जनाब, ब्रॉड ऑन तो कुछ नहीं है, और ये IS2 से ट्रांसफ़र होकर 73 का हमारे पास आया। उसी दिन की वैल्यू लेनी है जिस दिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ये आया, और साल के एंड पे उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 80 मिलियन। इसका मतलब है 73 से 7 मिलियन फेयर वैल्यू गेन आ गया, 80 मिलियन से हमारा एसेट बढ़े। और रेंटल इनकम कितनी आएगी? 9 महीनों की, मल्टीप्लाइड बाय 9/12। बस इतना ही था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्लियर होगी बात? चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।